नमस्कार। सोचिए, क्या एक नदी सिर्फ पानी का बहाव हो सकती है, या वो इससे कहीं ज्यादा हमारे समय और हमारी सभ्यता की एक गवाह भी हो सकती है? आज हम डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी को समझेंगे और जरिया बनेगी डॉक्टर वीणा विज उदित की लिखी एक बहुत ही गहरी समीक्षा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कविताएं एक वैश्विक संकट की भावनाओं को कागज पर उतारती हैं और कैसे एक नदी खामोशी से सब कुछ देखती रहती है। संग्रह की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन और ये कवि और नदी के बीच का कितना गहरा, कितना निजी रिश्ता सामने रख देती है। साफ है कि यहाँ नदी कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि वो तो प्रेरणा है, अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संग्रह के पहले और सबसे अहम विषय की, नदी यानी जीवन की पहचान। महानदी यहां सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक शाश्वत गवाह है। एक ऐसी पहचान है जिसने न जाने कितनी ही पीढ़ियों को अपने अंदर समेट रखा है। ये कविताएं इस बात पर बार बार जोर देती हैं कि नदी एक निरंतरता का प्रतीक है। ये इतिहास और संस्कृति के बीच से बहती है और अपने साथ अनगिनत पीढ़ियों की कहानियां लेकर चलती है। जैसा कि समीक्षक भी बताती हैं, कवि कहते हैं, हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम। अच्छा, अब आते हैं इस संग्रह की बिल्कुल केंद्रीय अवधारणा पर, एक शब्द करुकाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही शक्तिशाली दोहरा अर्थ है जो पूरे संग्रह को एक फ्रेम में बांध देता है। तो ये करुकाल शब्द है ना, इसमें एक बड़ा ही कमाल का भाषाई खेल है। एक तरफ तो इसका मतलब है करुणा का समय, और दूसरी ही तरफ ये सीधे सीधे कोरोना काल की तरफ इशारा करता है। मतलब कवि ने बड़ी ही खूबसूरती से एक शाश्वत मानवीय भावना को एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सदमे से जोड़ दिया है। तो इस करुकाल से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। कविताएं एक ऐसी नई हकीकत को दिखाती हैं जो बहुत ही हिंसक और अस्थिर है, जहां जैसा कि लिखा है, रोज रोज छीना झपटी, दावबाजी, दलबल, तख्ता पलट ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कविताएं उस महामारी की कठोर सच्चाई को कैसे बयान करती हैं। ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों को व्यक्तिगत और दिल को छू जाने वाली तस्वीरों में बदल देती हैं। मिसाल के तौर पर ये पंक्तियां, बड़ा होता आसमान सिकुड़ रही धरती, ये उस दौर में हुए नुकसान के भारी पैमाने और दुनिया के सिमट जाने की उस भावना को दिखाती हैं। एक ऐसी निराशा जब लग रहा था कि शायद अब दुख के लिए भी कोई जगह बाकी नहीं बची है। और फिर आती है ये सीधी और उतनी ही शक्तिशाली पंक्ति, ये खाली शहरों की उस डरावनी खामोशी और शमशानों में लगी उदास भीड़ के बीच का एक गहरा विरोधाभास दिखाती है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद उस दौर की सबसे स्थायी याद बन गई। संग्रह में एक और बहुत दिलचस्प बात है, कुरूरी नाम से लिखी गई कविताओं की एक पूरी सीरीज। इन कविताओं में एक खोए हुए पक्षी का रूपक इस्तेमाल किया गया है। ये पक्षी उस दौर में महसूस किए गए गहरे अलगाव, जुदाई और दुख का प्रतीक है। ये अपने साथी को खोजने की एक बेचैन पुकार है। देखिए, कोई भी बड़ा संकट सिर्फ एक सामूहिक घटना नहीं होता, ये हर इंसान के लिए एक बहुत ही निजी अनुभव भी होता है। तो अब बात करते हैं व्यक्तिगत दुख की, जिसे इन कविताओं में, खासकर परिवार से जुड़ी कविताओं में उकेरा गया है। बस एक आंकड़ा, 5। इस संग्रह में 5 कविताएं कवि ने अपनी मां को समर्पित की हैं। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़े वैश्विक संकट के पीछे व्यक्तिगत नुकसान की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। मां पर लिखी एक कविता की ये मार्मिक पंक्ति, पहले आंसू आखिरी में खामोशी, ये अपने आप में दुख के पूरे चक्र को समेट लेती है, शुरुआती दर्द से लेकर अंत में एक शांत स्वीकृति तक। तो अब इस पूरी कहानी का धागा वापस महानदी से जोड़ते हैं, लेकिन यहां एक मोड़ है, ये दिखाते हुए कि इस बदलती दुनिया ने उस नदी को भी कैसे बदल दिया है। कवि यहां बताते हैं कि जो नदी कभी शाश्वत लगती थी, वो भी बदलाव से अछूती नहीं है। ये दुनिया में हुए स्थायी बदलावों को ही दर्शाती है। कविता में कहा गया है, चित्रोत्पला हो गई उथली, टापुओं का उभार। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, भले ही नदी का बाहरी रूप बदल गया हो, उसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो आज भी वैसा ही है। ये वो जगह है जहां पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार, ये अपनी जड़ों से जुड़ने की जगह है। और अंत में ये आशा और आध्यात्म से भरी पंक्तियां हमें नदी के असली सार तक ले जाती हैं कि यही सांत्वना और शांति का आखिरी ठिकाना है।
एक तरह से ये घर लौटने की एक गहरी इच्छा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, इस तेजी से बदलती दुनिया में एक नदी का सच में क्या मतलब हो सकता है? शायद ये हमें अपने जीवन में स्थायित्व और अर्थ के उन प्रतीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी की समीक्षा, डॉक्टर वीणा विज उदित, जलंधर, पंजाब, अमेरिका द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर वीणा विज उदित लाहौर में जन्म, विभाजन के पश्चात कटनी मध्य प्रदेश में रहे, तदंतर पंजाब में, कश्मीर से अमेरिका तक जीवन यात्रा एवं साहित्यिक उत्कर्ष विविध आयाम। शिक्षा एमए एमएड जबलपुर में, ओशो से दर्शन शास्त्र की शिक्षा, वहीं एमएड में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक विजेता के फलस्वरूप एनसीईआरटी दिल्ली की ओर से स्कॉलरशिप के साथ शिक्षा विषय पर पीएचडी। तत्समय गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर बेस्ट एनसीसी अंडर ऑफिसर बनी। दूरदर्शन और आकाशवाणी से संबंध, हिंदी और पंजाबी नाटकों, धारावाहिकों व फिल्मों में अभिनय। लेखन हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में। सम्मान, कहानी संग्रह पिघलती शिला को ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वर्ष का सर्वोत्तम कहानी संग्रह घोषित कर साहित्य सर्वोदय की उपाधि और नगद धनराशि से नवाजा। सैन फ्रांसिस्को में विश्व हिंदी साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य शिरोमणि पंडित दामोदर दास साहित्य सम्मान, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित जैसे पंजाब कला साहित्य अकादमी, श्री कृष्ण कला साहित्य अकादमी इंदौर, सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, कश्मीर महोत्सव में सम्मानित, पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा आधा जहान सम्मान, अकादमी अवार्ड और विद्या वाचस्पति अवार्ड आदि देश विदेश से सैकड़ों सम्मान। निवास एवं साहित्य सृजन 4 माह कश्मीर, 6 माह अमेरिका व 2 माह जलंधर, पंजाब में। प्रकाशित कृतियाँ, काव्य संग्रह सन्नाटों के पहरेदार, कदम जिंदगी के, दरीचों से झांकती धूप, राहें मिल गुनगुनाती, दिल से द्विभाषी काव्य संग्रह। कहानी संग्रह पिघलती शिला, तुरपाई तथा अन्य कहानियाँ, मोह के धागे, वीणा विज उदित के संस्मरण, छुटपुट अफसाने, सुरमई कहानियाँ पंजाब सूफी मंच द्वारा उर्दू में प्रकाशित। भूले बिसरे संस्मरण, संस्मरण संग्रह। लघु कथा संग्रह रॉन्ग नंबर, आत्मकथा में आईना और अक्स, प्रकाशनाधीन। डॉक्टर वीणा विज उदित के साहित्य पर पीएचडी का शोध कार्य जारी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबद्ध। समीक्षा का वाचन। गंगोत्री स्वरूपा अजस्त्र प्रवाहित महानदी नाम को चरितार्थ करता कवि मीनकेतन प्रधान का महानदी काव्य संग्रह आज के वैश्विक साहित्य सृजन को धनाढ्य बनाता है। शीर्षक कविता महानदी की ये पंक्तियां अवलोकनीय है। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात, तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग है जिंदगी के। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी, इसी तरह जाने हमारी कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, प्रवाहित हो गईं। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। करु काल से तात्पर्य करुणा काल और करोना काल भी मस्तिष्क में विचरता है। वैसे करोना काल की विस्तृत विवेचना सामयिक रूप से ही नहीं बल्कि युगीन प्रवृत्तियों के रूप में भी की गई है। संग्रह शीर्षक आधारित 31 कविताएं इसमें हैं। प्रथम कविता दृष्टव्य है। करु काल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी, रोज रोज छीना झपटी, दांसबाजी, दलबल, तख्ता पलट, उठापटक, मारकाट, लड़ाई भिड़ाई, बम बारूद, दुनिया भर और भी बहुत कुछ हो रहा है नया, ज्यादा नया, पुराना ज्यादा पुराना। करु काल 28 की ये पंक्तियां भी बड़ा होता आसमान, सिकुड़ रही धरती, अब तो पाताल में भी जगह नहीं बचेगी। करु काल छाया फैला था वायरस, मौतें हुई दुनिया भर, भीतर गया रचबस। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक अनुभूतियों की कारुणिकता माँ व पिता विषयक कविताओं में दृष्टिगोचर है। महानदी संग्रह में माँ शीर्षक से 5 कविताएं हैं। माँ 3 कविता दृष्टव्य है। सभी यहाँ आते जाते चलता रहता चक्र दुनिया में, जन्मा जन्मांतर दोनों में होती माँ, पहले आंसू आखिरी में खामोशी। जीवट आदमी के विषय में अवश्य कहूंगी कि जीवन के आधार स्तंभ यहीं से बनते हैं। व्यंग का पुट स्पष्ट है महानदी संग्रह की 2 मुहे कविता में। ये नाराज हो जाते जी लगाए बिना नाम के आगे पीछे, दोनों तरफ 2 मुहे। जब महानदी तांडव करती है तो करु की करुण पुकार सुन आकाश में रह जाती है और दिल पसीज जाता है। महानदी संग्रह की कविता करु की ये पंक्तियां हैं।
शहर बाहर सुनसान जगहों में बने शमशान, जलती चिताएं अंधेरे को डराती लपटे, चुप सारे गांव, शहर, पोखर, समंदर और इधर महानदी। कहीं कोई उठापटक, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस सुन आकाश में करू कविता की करुण पुकार। फिर जन्म होता है कुरूरी 1, 2 और 3 का। विदेशी पंछी बिछुड़े साथी को सन्नाटे में चीख पुकार कर खोज रहा है। छूट गया था सहसा पीछे आगे बढ़ी कतार, गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार। महानदी संग्रह कुरूरी 1 से, जिसका पीछा अंधियारा कर रहा है, बढ़िया उपमा है। बिखरी होगी कहीं चांदनी धना यहाँ अवसाद, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता है याद। आसमान में छिटके तारे, आग फूल से दीप, मैं देख रहा होता तड़के झड़ते गीले गीत। अंधियारा पीछा कर रहा है चुपके बैठी साथ, फफक रही आंखों में धारा, कोर बहाती याद। कोरोना से सहमी दुनिया अर्थात चेतनता से दूरी बन गई है, पीछे रह जाती हैं अनगिनत यादें जिन्हें आंखें खोजती हैं। कुरूरी 2 में कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। महानदी का तट पुनः रूप धरता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। चित्रोत्पला हो गई उथली, कई टापू बन गए हैं। इस भाव की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है कुरूरी 3 कविता में। आता याद पंछी विदेशी, महानदी के पाठ, आंखें खोजती वो नज़ारे गांव के उसी घाट। तथा घटता बढ़ता जीवन होता बहती रहती धार, पहले बना मुहाना छोटा, आगे नदी अपार। चित्रोत्पला हो गई उथली, टापियों का उभार, पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार। महानदी के इस आंचल में छिप जाऊं हर बार, हमेशा मिले यही किनारा, यही है स्वर्ग द्वार। फिर भी हम अपनी जड़ें 21वीं सदी में भी खोज रहे हैं। ये पंक्तियां नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते हैं करू कविता के बौर। भावोत्कर्ष की सीमा है महानदी काव्य संग्रह। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। जी। ये है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का काव्य संग्रह महानदी, और हमारे पास ना इस पर डॉक्टर वीणा विज उदित की लिखी एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा है। हाँ, मैंने भी देखी है वो समीक्षा। काफी गहराई से विश्लेषण किया है उन्होंने। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा के चश्मे से महानदी संग्रह को देखें। मतलब इसके खास विचार क्या हैं, भावनाएं कैसी हैं, वो कौन सी बातें हैं जो समीक्षक को सबसे ज्यादा अहम लगी। हाँ वही, देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है हमें। जरूर, ये दिलचस्प होगा क्योंकि महानदी मतलब नदी पर केंद्रित संग्रह और उसमें आज के मुद्दे। हाँ वही मैं सोच रही थी कि एक नदी के नाम पर पूरा संग्रह और फिर समकालीन बातें, देखें समीक्षक ने इसे कैसे जोड़ा है। अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले ना ये जानना भी शायद जरूरी है कि समीक्षक डॉक्टर वीणा विज उदित हैं कौन। हाँ सही कहा, उनकी पृष्ठभूमि से शायद उनके नजरिए को समझने में मदद मिले। बिल्कुल। तो समीक्षा में जो परिचय दिया है उसके हिसाब से उनका जन्म लाहौर में हुआ। ओहो। और उनकी जिंदगी का सफर कश्मीर से लेकर अमेरिका तक। आप सोचिए कितना व्यापक अनुभव रहा होगा। सही में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी योग्यताएं देखिए। एमए, एमएड, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, एनसीईआरटी स्कॉलरशिप होल्डर, एनसीसी में बेस्ट अंडर ऑफिसर रह चुकी हैं। अरे वाह। दूरदर्शन, आकाशवाणी से भी जुड़ी रहीं, अभिनय भी किया और लिखती हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी सब में। कमाल है। और सम्मानों की तो लिस्ट है। साहित्य सर्वोदय, विश्व हिंदी साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य शिरोमणि, विद्या वाचस्पति, मतलब अनगिनत। तो जाहिर है जब इतने अलग अलग अनुभवों वाला कोई व्यक्ति किसी रचना को देखता है तो उसका विश्लेषण, उसमें एक खास गहराई तो होगी ही। हाँ ये तो है। शायद विस्थापन, यादें, जड़ों की तलाश, ये सब उनके नजरिए का हिस्सा बन गया हो। बिल्कुल। और शायद वही चीजें इस संग्रह के विश्लेषण में भी झलकती हैं। चलिए तो अब सीधे संग्रह पर आते हैं। शुरुआत करते हैं शीर्षक से ही, महानदी। जी। समीक्षक ने इसी नाम की जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियों को खास तौर पे रेखांकित किया है। जैसे ये वाली, महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। कितना मतलब सीधा और गहरा जुड़ाव है नदी से। हाँ, बहुत सहज रिश्ता महसूस होता है। और ये वाली पंक्तियां भी देखिए कितनी असरदार हैं। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी, इसी तरह जाने हमारी कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, प्रवाहित हो गई। जैसे नदी सब देख रही है। हाँ, हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। ऐसा लगता है जैसे नदी कोई दोस्त हो,
कोई साक्षी हो। बिल्कुल, और यही बात यहाँ खास है, जिसे समीक्षक ने भी शायद पकड़ा है। इन पंक्तियों से एकदम साफ है कि नदी सिर्फ मतलब कोई बैकग्राउंड या सीनरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक अहम किरदार है, जिंदगी देने वाली, पीढ़ियों को देखने वाली, गवाह और हमारी सभ्यता की, हमारी पहचान की एक तरह से निशानी। सही कहा। कवि के लिए नदी का मतलब सिर्फ पानी का बहना नहीं है, वो तो जिंदगी और संस्कृति का एक जीता जागता प्रवाह है। वो जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, नश्वर इंसानी जिंदगी और नदी के हमेशा बहते रहने के बीच का, उसे कवि ने बहुत खूबसूरती से उभारा है। बिल्कुल। अच्छा, अब समीक्षा में एक और शब्द आता है, करुकाल। ये थोड़ा सा मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, करुकाल। समीक्षक कहती हैं कि हो सकता है इसका मतलब करुणा काल हो, पर इशारा तो साफ तौर पर कोरोना काल की तरफ है। ये है ना दिलचस्प। हाँ, ये व्याख्या दिलचस्प है, दोनों अर्थों की गुंजाइश। और इसी करुकाल नाम की पहली कविता से कुछ पंक्तियां देखिए, वो उस दौर की बेचैनी को कैसे सामने लाती हैं। आगे बढ़ रही 21वीं सदी रोज रोज छीना झपटी, डांसबाजी, दलबल, तख्ता पलट, उठापटक, मारकाट, लड़ाई भिड़ाई, बम बारूद, दुनिया भर। बाप रे। है ना, जैसे पूरी सदी का तनाव इन कुछ शब्दों में सिमट आया हो। बिल्कुल, एक तरह का कियोस। और फिर करुकाल 28 कविता से ये पंक्तियां तो सीधे दिल पे लगती हैं। बड़ा होता आसमां, सिकुड़ रही धरती, अब तो पाताल में भी जगह नहीं बचेगी। कितनी निराशाजनक तस्वीर है। और ये भी, करुकाल छाया फैला था वायरस, मौतें हुई दुनिया भर, भीतर गया रचबस। ये तो बिना किसी लाग लपेट के उस महामारी के डर और उसके फैलाव की कहानी कह रही हैं। जी, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो ये कविताएं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के दुख या बीमारी की बात नहीं कर रही हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। समीक्षक शायद यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो 21वीं सदी की बड़ी उथल-पुथल है ना, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा का माहौल और खासतौर पर वो कोरोना महामारी से पैदा हुआ जो वैश्विक डर था, जो त्रासदी थी, ये कविताएं उसे आवाज दे रही हैं। ये जैसे निजी अनुभव और दुनिया भर के संकट का एक संगम है। व्यक्ति की पीड़ा और समाज की पीड़ा दोनों साथ साथ। बिल्कुल, दोनों यहाँ एक साथ गूंजती है। अच्छा, वो जो कोरोना काल वाली बात थी, क्या उस पर समीक्षक ने कुछ और कहा है? मतलब क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि उस संकट के दौर में करुणा होनी चाहिए थी पर शायद थी नहीं, या कुछ और? देखिए, समीक्षा में सीधे तौर पर ऐसा विश्लेषण तो नहीं है, लेकिन करुकाल शब्द की ये जो दोहरी संभावना छोड़ी है ना, कोरोना और करुणा, वो अपने आप में एक इशारा हो सकता है। अच्छा, कैसे? शायद समीक्षक पाठक को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या उस मुश्किल दौर ने हमें ज्यादा दयालु बनाया या हमारे अंदर का डर और स्वार्थ ज्यादा हावी हो गया। कविता शायद इसी तनाव को, इसी सवाल को पकड़ रही है। ये सोचने वाली बात है, ये गहरा सवाल है जी। अच्छा, संग्रह में सिर्फ दुनिया भर के मुद्दे ही नहीं है, जैसा आपने कहा, बहुत निजी, बहुत गहरी भावनाएं भी हैं, खासकर माँ और पिता पर जो कविताएं हैं। हाँ, उनका जिक्र भी है समीक्षा में। समीक्षक ने बताया कि माँ नाम से ही 5 कविताएं हैं। जी, 5। हाँ, और माँ 3। कविता की ये लाइनें देखिए, कितनी सहजता से जीवन का सच कह देती हैं। सभी यहाँ आते जाते, चलता रहता चक्र दुनिया में। जन्मा जन्मांतर दोनों में होती माँ, पहले आंसू, आखिरी में खामोशी। बहुत खूब। ये पंक्तियां जीवन का जो चक्र है, जन्म, मृत्यु और इस पूरे चक्र में माँ की जो केंद्रीय भूमिका है, जो कभी नहीं बदलती, उसे बड़ी गहराई और सादगी से छू लेती हैं। ये दिखाता है कि ये संग्रह दुनिया के बड़े सवालों के साथ साथ हमारे सबसे बुनियादी, सबसे गहरे रिश्तों और एहसासों को भी उतनी ही ईमानदारी से देखता है। हाँ, जैसे कि समीक्षक ने भी इशारा किया होगा, जीवन की नींव तो इन्हीं रिश्तों पर है। बिल्कुल, और ये जड़ों की तलाश वाली बात से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसी निजी और सामाजिक के बीच एक और रंग दिखता है, व्यंग्य का। हाँ, व्यंग्य भी है। समीक्षक ने 2 मुंह कविता का जिक्र किया है। इसकी ये पंक्ति बड़ी मजेदार है। ये नाराज हो जाते, जी लगाए बिना, नाम के आगे पीछे दोनों तरफ 2 मुंह। हाँ, क्या सधा हुआ कटाक्ष है ना? इसे समाज में जो दोहरापन है, जो दिखावा है, पाखंड है, उस पर एक तीखी लेकिन बहुत सदी हुई टिप्पणी कह सकते हैं। हाँ, आज के समय में तो ये बात तो और भी सटीक लगती है, सोशल मीडिया वगैरह। बिल्कुल, जहां सब अपनी एक खास इमेज बनाने में लगे हैं। क्या समीक्षक ने इस पर और कुछ इशारा किया है कि ये किस तरह के पाखंड की बात है, सामाजिक, राजनीतिक? समीक्षा के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि ये व्यंग्य ज्यादातर सामाजिक दिखावे पर है।
लोगों की कथनी और करनी में जो अंतर होता है, अच्छा। और वो जो सार्वजनिक छवि बनाम निजी सच्चाई का फासला है, उस पर केंद्रित है। वो जो नाम के आगे पीछे जी लगाने या न लगाने से इज्जत घटने बढ़ने का डर होता है ना, हाँ हाँ, वो इसी सामाजिक पाखंड का एक हिस्सा है। समीक्षक को ये आज के दौर में काफी प्रासंगिक लगा होगा। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं कुरूरी शीर्षक वाली कविताओं पर। हाँ, कुरूरी 1, 2 और 3। समीक्षक कहती हैं कि इनमें प्रकृति, नुकसान यानी हानि और यादें यानी स्मृति, जी, ये विषय उभर कर आते हैं। मुझे लगता है ये कविताएं संग्रह के दिल के काफी करीब होंगी। संभव है। कुरूरी 1 में जैसे प्रकृति और बिछड़ने का दर्द घुला मिला सा है। एक विदेशी पंछी है जो अपने खोए हुए साथी को सन्नाटे में ढूंढ रहा है। पंक्तियां हैं, गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार। फिर अंधेरा है जो पीछा कर रहा है, जिसका पीछा अंधियारा कर रहा है, चुपके बैठी साथ। माहौल बना देती हैं ये पंक्तियां। हाँ, और चांदनी फैली है पर मन में गहरा अवसाद है। बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ अवसाद। और इन सब के बीच अचानक महानदी के किनारे बसे गांव की याद आ जाती है। अच्छा, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता है याद। यहाँ उदासी, यादें और प्रकृति जैसे एक साथ बुने हुए हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रकृति कोई सिर्फ सुंदर बर्रान नहीं है, बल्कि वो उस पंछी के दुख और अकेलेपन को जैसे और गहरा कर रही है। सन्नाटा, अंधेरा, अवसाद, ये सब उस अंदर की पीड़ा के बाहरी रूपक जैसे बन जाते हैं। और फिर अचानक गांव की याद का आना, ये शायद खोए हुए सुकून या जड़ों की तरफ लौटने की एक टीस है कि छा। बिल्कुल। फिर आती है कुरूरी 2। इसमें तो कोरोना का असर एकदम साफ दिखता है। हाँ, इसमें महामारी का जिक्र है। दुनिया सहमी हुई है, कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान। लॉकडाउन की वजह से शहर सूने पड़े हैं, लॉकडाउन में शहर सुना। वो दौर याद आ जाता है। और शमशान घाटों पर भीड़ लगी है, भीड़ लगी शमशान। ये तस्वीरें तो उस दौर की भयावह सच्चाई को फिर से आंखों के सामने ले आती हैं। जी बिल्कुल। ये पंक्तियां उस दौर के सामूहिक सदमे और लाचारी को पकड़ती हैं। यहाँ व्यक्तिगत दुख से ज्यादा एक वैश्विक त्राजेडी का चित्र है। हाँ, प्रकृति या नदी यहाँ जैसे पृष्ठभूमि में चली जाती है और इंसानी संकट केंद्र में आ जाता है। और फिर है कुरूरी 3। इसमें महानदी फिर लौटती है, अच्छा, लेकिन बदले हुए रूप में। नदी जैसे उथली हो गई है, चित्रोत्पला हो गई उथली। नए टापू भर आए हैं, टापुओं का उभार। बदलाव का संकेत। हाँ, कवि की आंखें पुराने नज़ारे ढूंढ रही हैं, आंखें खोजती वो नज़ारे गांव के उसी घाट। जीवन का उतार चढ़ाव नदी की धार से जुड़ जाता है, घटता बढ़ता जीवन होता, बहती रहती धार। और आखिर में कवि उसी नदी के आंचल में पनाह और शांति पाता है। पंक्तियां हैं, महानदी के इस आंचल में छिप जाऊं हर बार। शरण। हाँ, और हमेशा मिले यही किनारा, यही है स्वर्ग द्वार, पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार। ये कुरूरी कविताएं मिलकर एक बहुत गहरा सवाल उठाती हैं, जिसे समीक्षक ने भी महसूस किया होगा। क्या सवाल? वो ये कि प्रकृति, खासकर एक नदी, कैसे इंसानी त्रासदियों जैसे महामारी की खामोश गवाह बनती है और कैसे वो बदलते वक्त के साथ खुद भी बदलती रहती है। हाँ, ये कविताएं नुकसान, यादें, बदलते माहौल और मन की उथल-पुथल को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? कि नदी बदल रही है, उथली हो रही है, फिर भी वो सुकून का, अपनी जड़ों से जुड़ने का और एक तरह की आध्यात्मिक शांति का स्रोत बनी हुई है। तो क्या ये सुकून पूरी तरह पक्का है? मतलब अगर नदी खुद बदल रही है, उथली हो रही है, तो क्या उसमें मिलने वाली शांति भी अस्थायी या नाजुक नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। समीक्षा शायद सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन कविता में ये तनाव तो मौजूद है। एक तरफ नदी में पुरखों के उद्धार और स्वर्ग द्वार की भावना है, दूसरी तरफ उसके उथले होने का यथार्थ। सही बात है। शायद कभी ये कहना चाह रहे हैं कि बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, संकट कितने भी गहरे हों, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से जुड़ने में ही असली शांति है। अच्छा। भले ही वो जुड़ाव भी अब पहले जैसा न रहा हो। महानदी यहाँ सिर्फ एक भौगोलिक नदी नहीं रह जाती। हाँ, वो एक प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल, निरंतरता, स्मृति और शरण का एक शक्तिशाली प्रतीक। भले ही वो खुद भी समय के थपेड़े झेल रही हो, यहाँ पर्यावरण, निजी यादें और सामूहिक संकट जैसे एक दूसरे में गुंथे हुए नजर आते हैं। वाह, ये तो काफी परतें हैं इन कविताओं में। तो इन सब बातों को समेटते हुए समीक्षक डॉक्टर उदित आखिर में क्या कहती हैं? उनका निष्कर्ष क्या है इस संग्रह के बारे में?
समीक्षा के आखिर में उनका नजरिया काफी सकारात्मक है। हाँ, ऐसा लगा मुझे भी। वो मानती हैं कि ये संग्रह आज के वैश्विक साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके शब्द हैं, वैश्विक साहित्य सृजन को धनाढ्य बनाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और एक और बात पर समीक्षक जोर देती हैं कि 21वीं सदी की भागदौड़ और तमाम बदलावों के बीच भी हम इंसान आज भी अपनी जड़ें खोज रहे हैं। वो तलाश जारी है। ये बात करूं कविता की इन पंक्तियों में दिखती है। नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते हैं करूं कविता के बोर। मतलब जड़ों की ये तलाश कभी खत्म नहीं होती। दौर बदलते रहते हैं, पर ये खोज बनी रहती है। बिल्कुल सही। तो अगर सार निकालना हो, संक्षेप में कहें, तो ये संग्रह महानदी को एक बहुत ही शक्तिशाली और कई अर्थों वाले प्रतीक की तरह इस्तेमाल करता है। हाँ। और इसके जरिए कभी आज की चिंताओं जैसे कोरोना, हिंसा, उठापटक के साथ साथ निजी नुकसान, यादें, अपनी जड़ों की तलाश और सामाजिक पाखंड जैसे विषयों को भी खंगालते हैं। और ये सब कुछ बहुत गहरे भावनात्मक जुड़ाव और काव्यात्मक संवेदनशीलता के साथ होता है। महानदी का किनारा जैसे इन सारे अनुभवों का गवाह भी है और पनाहगाह भी। सही कहा। समीक्षक ने इन सभी पहलुओं को पहचाना है और सराहा है। तो ये थी डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी पर डॉक्टर वीणा विजय उदित की समीक्षा पर हमारी आज की बातचीत। वाकई काफी कुछ सोचने को मिला। हाँ, और जाते जाते एक सवाल हमारे मन में भी उठता है और शायद सुनने वालों के मन में भी। क्या सवाल? कि ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक खास भौगोलिक चीज जैसे कि एक नदी हम सब के साझा मानवीय अनुभवों जैसे नुकसान, यादें, वक्त का गुजरना का एक सार्वभौमिक प्रतीक बन जाती है। खासतौर पर आज के वैश्विक संकट और अनिश्चितता के दौर में इन प्राचीन नदियों और हमारी आधुनिक चिंताओं का ये जो मेल है, ये हमारी अपनी पहचान, अपने अर्थ और अपनी जड़ों की तलाश के बारे में क्या कहता है। वाओ, ये तो बहुत गहरा सवाल है जी। इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।